सो वेरी गुड मॉर्निंग एंड जोहार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है एक्सेलेंसी आईएएस में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको हमारा पेपर 2 में पॉलिसी के अंदर रखेंगे, उसका नाम है रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी। उसकी बातें करेंगे, जिसको हिंदी में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति के नाम से भी दिया गया है सिलेबस में। तो ये टॉपिक हम लोगों ने झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी को काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। उसके बाद ये आपका मेंशन टॉपिक है, जो नीति से जो भी अदर टॉपिक्स हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर करेंगे, सभी करने की जरूरत नहीं है। एंड वन सच टॉपिक इज दिस रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी। तो आज की क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस हैं, हमारे झारखंड में व्हाट इज द नीड ऑफ दिस पॉलिसी और किस तरह से अभी करंट स्टेटस है इस पॉलिसी का। तो आज के टॉपिक का नेम क्या है, दैट इज कॉल्ड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी। और ये सब बातें हम लोग 2008 पॉलिसी के तहत करेंगे कि द पॉलिसी 2008 में बनी, 2008 से आई है। तो सबसे पहली बात बहुत सामान्य तौर पे करेंगे कि आखिर हमको एक रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ती है या क्यों पड़ी, वाई, व्हाट इज द नीड। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किस चीज़ के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सबसे जो यूनिक फैक्टर जो पीटी के लिए कुछ शॉर्टकट में समझेंगे, विद द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सबसे पहला फैक्टर होता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए। जैसे हमारे झारखंड में सेल बना, हमारे झारखंड में एचईसी बना, हमारे झारखंड में दैट इज टाटा स्टील बना, तो दे ऑल नीड व्हाट, लैंड। बिना लैंड का आपका क्या डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। और झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हम लोग बात कर चुके हैं कि 2016 पॉलिसी, जिसका क्या नाम था, झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड द प्रमोशन पॉलिसी, उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक लैंड बैंक ब्रांचेज बनाने की बात करी गई थी, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड शुड बी देयर। अब आगे बढ़ेंगे तो लैंड के एक्विजिशंस के लिए हमको वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। उसी तरह से गवर्नमेंट के अदर प्रोजेक्ट्स लाइक अर्बनाइजेशन स्कीम्स, जैसे स्मार्ट सिटी मिशंस, है ना, जैसे मेट्रो रेल चलाना या इस तरह की स्कीम्स के तहत डिस्प्लेस करना पड़ता है, ऑल ऑफ यू नो। तो दो फैक्टर्स यहाँ ध्यान रखेंगे, एक तो अर्बनाइजेशन के चलते, दूसरा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के चलते द पीपल हैव टू शिफ्ट, द पीपल हैव टू डिस्प्लेस। और गवर्नमेंट आज के टाइम में एक वेलफेयर स्टेट है, सो गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट अगेन हैव टू रीसेटल। सिर्फ रीसेटल ही नहीं, साथ ही साथ उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी भी बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी। तो क्या क्या दो रीजन है, एक तो रीजन है औद्योगिकरण और दूसरा रीजन है शहरीकरण। दोनों ही के लिए हमको जमीन चाहिए, तो जमीन एक्विजिशन के प्रोसेस में हमको लोगों को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिस्प्लेस। साथ ही साथ इकोलॉजिकल लॉस एसोसिएटेड होता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। तो इकोलॉजिकल लॉस के लिए हमको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी होगा। तो ये पॉलिसी क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में बात करता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले एक चीज हमको समझ में आया कि दैट शहरीकरण या औद्योगिकरण के साथ साथ विस्थापन होता है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन होता है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, मेनली डिस्प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। तो दो तीन फैक्टर ध्यान में रखेंगे पीटी के लिए, लाइक इंडस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट करना, लाइक अर्बनाइजेशन, लाइक माइग्रेशन। ये सब चीजें रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। जैसे अर्बनाइजेशंस की जहाँ तक बात करें तो अर्बनाइजेशंस होता क्या है, शहरीकरण, स्मार्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, फास्ट मोबिलिटी प्रोवाइड करना। तो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशंस ना। देयर इज कॉल्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे झारखंड में ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का पार्ट होना है। सो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जैसे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो ये सारे चीज़ें इंडस्ट्रियलाइजेशन के हॉलमार्क हैं, माने अल्टीमेटली अर्बनाइजेशन के हॉलमार्क हैं। ठीक, माइग्रेशन थोड़ा बायोलॉजिकल एंगल से है और माइग्रेशंस के हम लोग दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट को देखेंगे, क्योंकि माइग्रेशन कैसे हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें से वन ऑफ द फैक्टर इज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द नेटिव प्लेस। इसलिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं।
यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र जाके काम करेंगे, साउथ इंडिया जाके काम करेंगे, हमारे झारखंड के लोग तमिलनाडु, केरला से जाके काम करेंगे। तो व्हाई? बिकॉज द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हियर। तो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में इस एस्पेक्ट को भी ध्यान रखा जाता है, ध्यान रखना पड़ता है, राइट। अब आगे चलते हैं। ये सारे हो गए फैक्टर्स किसके लिए? डिस्प्लेसमेंट के लिए। नाउ डिस्प्लेसमेंट तो है, लेकिन आज के समय में जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ पुलिस स्टेट या डिक्टेटोरियल स्टेट नहीं है। तो गवर्नमेंट वेलफेयर स्टेट है। तो गवर्नमेंट न पॉलिसी ऑफ रीसेटलमेंट बनाएगी, पॉलिसी ऑफ रिहेबिलिटेशन बनाएगी, पॉलिसी ऑफ रिपैट्रिएशन बनाएगी, पॉलिसी ऑफ रिट्रोफिटिंग बनाएगी। तो किस तरह के चीज़ों पे काम करती है? 4R, है ना, याद रखेंगे। रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन, रिपैट्रिएशन एंड रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग कुछ होता है, ये नया कुछ टर्म है। जैसे कुछ टर्म सुने होंगे, ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। जैसे एक एग्जांपल के तहत मैंने बात करा कि अभी हम लोग और बातें करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह रिहेबिलिटेट करना है, रीसेटल करना है, तो क्या सिर्फ उनको वहाँ पर ले जाकर छोड़ देना है सब कुछ होगा? नो, उनके लिए मार्केट बनाना पड़ेगा। वी हैव टू क्रिएट द एजुकेशनल फैसिलिटीज, वी हैव टू क्रिएट द बैंकिंग फैसिलिटीज, वी हैव टू क्रिएट व्हाट दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन लिंकेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना? कनेक्ट रेट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट्स। तो रेट्रोफिटिंग प्रोजेक्ट्स में क्या इन्वॉल्व होगा? इन्वेस्टमेंट। और अचानक से मान लीजिए हम कहेंगे कि आईआईटी बनाओ, तो आईआईटी के लिए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इनिशियली ना गवर्नमेंट प्लान्ड वे में करती है। तो पहले कुछ चीज़ें शुरू करनी है, तो जो पहले से कुछ बिल्डिंग्स हैं, लेट्स से डेजर्टेड हैं, उसको हम लोग फिर से शुरू कर दें नॉमिनली, उसको नया पुचाड़ा उचाड़ा करके, पुताई करके। सो दिस इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, जो पहले से बेस बना हुआ है ना। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो कि एकदम नए लगाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो दो तरह के प्रोजेक्ट्स होंगे, एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स होता है और दूसरा है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये 4 आइडियाज के थ्रू काम करती है। अब हमारे झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में बातें करें कि ये पॉलिसी 2008 में आती है, दैट इज कॉल्ड रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट पॉलिसी 2008। कुछ डेटास की बातें करेंगे कि आखिर क्यों जरूरी होती है। तो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशंस की बातें करें तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशंस का 26.3% हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन का है यहाँ पर, जो कि 31 से घटते हुए, माने 50% से घटते हुए 26.3% हो गया। तो इस तरह से पॉपुलेशन जब घटता है तो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन भी घटेगा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन घटेगा। लाइक लोकसभा में एसटी सीट्स घट गया, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली में एसटी सीट घट गया, तो इनका पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट होता है। तो ऑब्जेक्टिव वेलफेयर स्टेट में डेवलपमेंट का क्या होना चाहिए? एम्पावरमेंट के डिसएम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट। तो इसके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर ये लॉस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो वो सारे फैक्टर्स हमको इस पॉलिसी में पढ़ने को मिलेंगे, है ना। तो ये बैकग्राउंड के बाद हम लोग पॉलिसी के मेन टर्म्स पे जाएंगे जो हमारे पीटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कुछ की टर्म्स हम लोग समझेंगे कि सबसे पहला टर्म है ऑब्जेक्टिव, है ना। सबसे पहला टर्म क्या है? ऑब्जेक्टिव। जहां तक ऑब्जेक्टिव की बात करें ना, ऑब्जेक्टिव क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है आइडियली ना। किसी भी, ये पॉलिसी है, पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि व्हाट द माइंड ऑफ द स्टेट थिंक्स अबाउट द इशूज, ये पॉलिसी बोलते हैं, है ना। कि अभी रिहेबिलिटेशन एक इशू है, उनको रीसेटलमेंट करना इशू है, तो स्टेट क्या सोचता है इस बारे में, दैट इज कॉल्ड नीति, राइट। तो पहला मिनिमाइज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जितना कम हो वो उतना अच्छा है। दूसरा एडिक्वेट रिहेबिलिटेशन पैकेज, कि सिर्फ उनको डिस्प्लेस ही नहीं करना है, उनके रहने के लिए, खाने के लिए, पढ़ाई के लिए, अदर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उनके पास एक प्रॉपर पैकेज हो, है ना, माने घर हो उनका, दी वाटर फैसिलिटीज हो। दिस इज कॉल्ड एडिक्वेट रिहेबिलिटेशन पैकेज भी प्रोवाइड करना इसका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव बात करें, क्योंकि इम्पैक्ट्स हैं किस पे? इन्वायरमेंट पे। इम्पैक्ट है किसका? सोसाइटी पे। तो उसको किस इंडिकेटर से मेजर करते हैं? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो दिस पॉलिसी से कि ये 30 डेज के अंदर होना चाहिए, विद इन द 30 डेज EIA एंड SIA शुड बी देयर। फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बातें करेंगे, देयर शैल बी द स्पेशल केयर यूनिट्स, सभी के लिए होना चाहिए बट स्पेशली वीकर सेक्शन से, जैसे कि मान ले महिलाएं हैं उनके लिए ज़्यादा केयरिंग यूनिट्स होना चाहिए, जैसे PWD फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए होना चाहिए, चाइल्ड्स है उनके लिए अलग अपॉर्चुनिटी, माने स्पेशल केयरिंग यूनिट शुड बी देयर। नॉट ओनली द केयरिंग यूनिट, काउंसलिंग यूनिट्स भी होने चाहिए, राइट।
तो ये सारी चीज़ें केयरिंग यूनिट्स के साथ साथ और क्या होना चाहिए, काउंसलिंग यूनिट, उनके साथ साथ और क्या होना चाहिए, काउंसलिंग यूनिट्स होने चाहिए। ओवरऑल इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल शुड इंप्रूव, है ना। ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बढ़ना चाहिए। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारे मल्टीफेसेटेड ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन दीज आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कि पीटी के लिए आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे अब ये सारा काम होगा कैसे। तो उसके लिए पॉलिसी एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, एक गवर्नेंस मॉडल की बातें करता है। किस तरह से होगा ना, सबसे पहले बात करता है कि इस पर्पस के लिए, रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट स्कीम्स के लिए देयर शैल बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, और वो एडमिनिस्ट्रेटर का रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर होना चाहिए, है ना। इंटेग्रिटी की बात है, अदरवाइज पॉलिटिकल प्रेशर, अदर प्रेशर्स में वो काम कैसे करेगा। देयर शैल बी हायरार्की ऑफ द ऑफिसर शुड नॉट बी लेस देन और बिलो द डिप्टी कमिश्नर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये तो ऑलरेडी बात कर चुके, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट 30 दिन के अंदर होना चाहिए, ये बात कर चुके। एक एग्जाम्पल्स को यहाँ ध्यान रखेंगे कि मान लेते हैं अभी सभी को पता है कि दैट झरिया जो टाउनशिप प्रोजेक्ट है उसके लिए रीसेटलमेंट या रीहैब किया गया है, कहाँ पर, बेलगड़िया टाउनशिप में। तो इनिशियली ना जब लोग आए तो वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, बट नाउ ए डेज वहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर स्कूल के फैसिलिटीज़ हैं, सभी को पता है आरएसपी कॉलेज का दैट वहाँ पर शिफ्ट किया गया, अभी कनेक्टिविटी डेवलप हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि वहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, अदरवाइज हाउ द पीपल वुड सर्वाइव देयर। सो झरिया टाउनशिप प्रोजेक्ट को याद रखेंगे, इसको कहाँ शिफ्ट किया गया है, बेलगड़िया में, राइट, याद रखेंगे। आगे देखेंगे तीसरा नंबर पे इस पॉलिसी में बात करें तो रीहैब एंड रीसेटलमेंट प्लान। तो इस प्लान को करेंगे कैसे, कि जैसे हमने अभी बात करा कि झरिया को जब शिफ्ट करना है तो बेलगड़िया को चुना गया। बेलगड़िया को क्यों चुना गया, इसका सिलेक्शन कौन करेगा, उसके लिए एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा, उसके लिए एक नोडल ऑफिसर इस प्रोजेक्ट के लिए बनेगा। कौन होता है वो ना, कमिश्नर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट या प्लान कहलाता है। क्या डिजिग्नेशन होगा, कमिश्नर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट। वो कमिश्नर क्या काम करेंगे, पहला काम करेंगे डिक्लेरेशन ऑफ द एरिया, अपने इस स्पेशल कमिटी के तहत लोगों के साथ पूछ के या वाइल कनेक्टिंग विद द मास पीपल इन दैट एरिया, वो डिक्लेरेशन ऑफ एरिया करेंगे, पहला काम। दूसरा, ड्राफ्ट ऑफ द रिहैब एंड रीसेटलमेंट स्कीम, माने ऐसा थोड़ा ना कि आर्बिट्ररी जाके कुछ भी प्लान को इम्पोज कर देना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफिकल कंडीशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक कंडीशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको सेटल करने के बाद अदर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसके लिए हमको किस तरह के मॉडल पे जाने की जरूरत है, गवर्नमेंट की गवर्नेंस, आज के टाइम में गवर्नेंस अप्रोच। एंड व्हाट इज दिस गवर्नेंस अप्रोच, गवर्नेंस अप्रोच इज बेसिकली इंक्लूसिव अप्रोच, कम्युनिटी अप्रोच, पार्टिसिपेशन अप्रोच, माने शॉर्ट में मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्किंग अप्रोच बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझे कि आज के टाइम में ना हमारे पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का आज 30 ईयर्स के आज से ज़्यादा जर्नी हो गया, तो दे हैड द नॉलेज पुल, एक्सपर्टीज। उस एरिया में जो पीआरआई इंस्टीट्यूट है उनसे ओपिनियन लिया जाएगा। अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, यदि अर्बन एरियाज है तो वहाँ से लिया जाएगा। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, उनसे ओपिनियन लिया जाएगा। बहुत सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, उनसे ओपिनियन लिया जाएगा। इस तरह से एक मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के तहत ये कमिश्नर रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट उस एरिया को पहले डिक्लेयर करेंगे और किस तरह से वहाँ के लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाए उस प्लान पे काम करेंगे। तो रिहैबिलिटेशन पर्पस के लिए कौन सा मॉडल, गवर्नेंस मॉडल ना, सभी के पार्टिसिपेशन, है ना। तीसरा, क्योंकि अब बाहर से लोगों को ला रहे हैं तो एसिमिलेशन होना चाहिए ना, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बैड इंपैक्ट हो जाएगा तो फिर तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा ना। सो ये इस चीज को ध्यान रखना है ना। अभी जैसे हम लोग पॉलिटी में भी पढ़े हैं कि दैट कुछ एरियाज हैं जिनको 5th शेड्यूल एरियाज, 6th शेड्यूल एरियाज में रखा जाता है। हमारे झारखंड में जैसे आपको 5th शेड्यूल एरियाज मिलेगा, राइट। तो वहाँ पर उनके गवर्नेंस के लिए भी अलग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं। कहीं पर शेड्यूल ट्राइब्स का एरिया है तो देयर इज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स, कहीं पर रीजनल एडवाइजरी काउंसिल्स होता है, तो उनसे भी पूछा जाएगा किसके लिए, ये सारे प्लानिंग पर्पस इंप्लीमेंटेशन के लिए। और अंडर दी नोडल हु इज द नोडल ऑफिसर, कमिश्नर, है ना, आरएनआर, प्रोजेक्ट एंड प्लान। आगे देखेंगे अब इस पूरे प्रोसेस में क्या है, एक्विजिशन ऑफ लैंड ये सबसे कोर है।
द एक्विजिशन ऑफ लैंड किस पर्पस के लिए किया जा रहा है? रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट के लिए। लेकिन विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम इफ इट इज नॉट यूज्ड, इफ इट इज नॉट यूज का मतलब कि जैसे 12 साल तक उस पर कुछ काम ही नहीं हुआ, पर्पस है रिहैब करना, लेकिन कम उसके लिए कुछ काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट फिर से वापस ले लेगी उस जमीन को, है ना, राज्य सरकार फिर से वापस ले लेगी, या फिर जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको वापस जमीन कर देगी। ठीक, यहाँ पर जो एजेंसी जमीन एक्वायर करती है उसको जमीन बेचने का अधिकार नहीं है, कि मतलब हमने बेलगड़िया टाउनशिप प्लान के लिए जमीन लिया और मान लेते हैं किसी इंडस्ट्रियल एरिया को बेच नहीं सकते हैं, राइट, वो बैन है, तो इसको याद रखेंगे कि 5 साल के अंदर उसको कुछ ना कुछ काम करना है और 12 साल के अंदर उसको कंप्लीट पर्पस जिसके लिए लिया गया है उसके लिए उसको यूज करना है। ये समझ में आ गया। अब आगे हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे दी बेनिफिट्स का, कि बेनिफिट्स इस में क्या क्या दिया जाता है, कि द बेनिफिट्स टू द अफेक्टेड फैमिलीज, जिनका डिस्प्लेसमेंट हुआ उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। पहला बेनिफिट मिलेगा, रहने के लिए उनको जमीन चाहिए, तो बेसिक जलते बोलते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, तो फर्स्ट पॉइंट इज देयर शैल बी दी लैंड पार्सल, है ना, उनको जमीन का टुकड़ा देना पड़ेगा। रहेंगे कहाँ पर, तो कितनी जमीन दी जाएगी, तो यदि अर्बन एरिया लोकल एरियाज में है तो फैक्ट याद रखेंगे द 5 और रूरल एरियाज है तो 10, लेकिन किसी भी कंडीशन में जितना उसका जमीन गया है उससे ज़्यादा नहीं देना है ना। दूसरा नौकरी देना है, तो ये सारे फैसिलिटीज़ है, लेकिन सबसे पहले हाउसिंग घर बनाने के लिए अर्बन एरियाज में 5 डिसमिल और रूरल एरिया में कितना है 10 डिसमिल के आसपास दिया जाएगा, और उस जमीन पे वो रहने लायक 2 BHK हाउस तक बना सकते हैं, मैंने 2 बेडरूम हॉल किचन वाला घर वो बना सकता है, रह सकता है। एक तो जमीन हुआ, दूसरा कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देना है उनको। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? सबसे पहली बात कि 35,000 रुपये उनको दिया जाएगा, 35,000 रुपीज़, किस पर्पज़ के लिए? फॉर द परचेज ऑफ द कैटल, और उसके रहने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन शेड वगैरह बनाने के लिए। सो पशुधन के लिए उनको कितना दिया जाएगा? दैट इज 35,000 रुपीज़। एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग या ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनको कितना दिया जाएगा? 15,000 रुपये। और यदि इस एक्विजिशन के प्रोसेस में उनका कोई गुमटी या ऐसा कुछ चला गया, एम्प्लॉयमेंट का लॉस है, तो उसके लिए उनको 50,000 रुपये की सहायता राशि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये डेटा याद रहेगा। 35,000 रुपये किसके लिए? कैटल खरीदने के लिए। 15,000 रुपये किसके लिए? शिफ्टिंग ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और गुमटी वगैरह के केस में 50,000 रुपया एडिशनल दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक, हम लोग अब इसके बाद बात करना चाह रहे थे कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है? क्या है? ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म ये क्यों चाहिए? वाई देयर शैल बी ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। कल CNT SPT एक्ट में भी बात की हम लोग कि हायरार्की ऑफ ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, देयर इज कॉल्ड डिप्टी कमिश्नर है, लेकिन कभी एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रेरियस हो सकता है। ये पॉलिसी ये सारी बातें करता है कि इतना चीज़ देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बट एक्चुअली में कभी कभी नहीं होता है। सो देयर शैल बी ए विंडो, किसके लिए? ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए होना चाहिए। सो क्या विंडो का अरेंजमेंट है ना? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो देयर इज कॉल्ड रिहैब एंड रीसेटलमेंट कमेटी। किस लेवल पे है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहला कौन है ना? देयर इज कॉल्ड रिहैब एंड रीसेटलमेंट कमेटी। रिहैब एंड रीसेटलमेंट कमेटी। और रिहैब एंड रीसेटलमेंट कमेटी का मेन काम क्या होगा ना? ग्रीवांस रिड्रेसल। ग्रीवांस रिड्रेसल इसका मेन काम होगा। और इस कमेटी के जो हेड होंगे, द यू कैन कॉल द चेयर, वो कोई ऑफिसर होगा, और ऑफिसर का रैंक, ऑफिसर शुड नॉट बी ऑफिसर लोअर द रैंक ऑफ एन SDO। SDO से लो रैंक के ऑफिसर इसके जो रिहैब एंड रीसेटलमेंट कमेटी के चेयर नहीं होंगे। ठीक, तो उनका मिनिमम रैंक कितना होना चाहिए? सब डिविजनल ऑफिसर के उतना होना चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक और कमेटी होगी जिसका नाम होगा स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? परमानेंट। स्टैंडिंग रिहैब एंड रीसेटलमेंट कमेटी। रिहैब एंड रीसेटलमेंट कमेटी ये दूसरा लेवल होगा। इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम होगा कि ये पूरे जो प्रोजेक्ट है उसको मॉनिटर करना, है ना, माने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। प्रोजेक्ट
monitoring. And what is this project? The rehabilitation and resettlement scheme. पूरा प्लान को शिफ्ट करना, पुनर्स्थापित करना, ये पूरा प्रोजेक्ट क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होता है? डिप्टी कमिश्नर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टैंडिंग रिहैब एंड रिसेटलमेंट कमेटी है उसके चेयरमैन कौन बनेंगे या चेयरमैन कौन होंगे ना? डिप्टी कमिश्नर। उसके कौन होंगे? डिप्टी कमिश्नर। याद रहेगा। वो मॉनिटरिंग एंड प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट देखेंगे, मॉनिटरिंग के साथ साथ प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट भी फाइनली कौन देखेंगे ना? डिप्टी कमिश्नर। ठीक, तो एक लेवल कौन हो गया? ये चेयर कौन होगा? रिहैब एंड रिसेटलमेंट कमेटी। इनका मेन काम क्या होगा? ग्रीवांस रिलेटेड, किन्हीं को कंपेंसेशन नहीं मिला, किन्हीं को जो चीज़ मिलना था वो नहीं मिलेगा, तो उसका ग्रीवांस रिड्रेसल ये करेंगे। दूसरा स्टैंडिंग कमेटी है जो फाइनल प्रोग्रेस या प्रोजेक्ट मॉनिटर करेंगे, दैट इज हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर। ठीक, देयर इज कॉल्ड 3 मेंबर ट्राइब्यूनल्स। इसके साथ में एक 3 मेंबर ट्राइब्यूनल होगा और इन ट्राइब्यूनल्स का क्या काम होगा? देयर इज अनदर बॉडी दैट इज कॉल्ड 3 मेंबर ट्रिब्यूनल्स। देयर इज ए ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है? जस्ट टू रेंडर द जजमेंट्स। ट्रिब्यूनल्स है स्पीडी ट्रायल ऑफ केसेस। स्पीडी ट्रायल ऑफ केसेस के लिए देयर वुड बी 3 मेंबर ट्रिब्यूनल्स। किस तरह के केसेस? ग्रीवांस रिड्रेसल रिलेटेड केसेस। तो इसके लिए 3 मेंबर ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्राइब्यूनल कौन बनाएगा? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। तो 3 मेंबर ट्राइब्यूनल बनाएगा एंड दैट वुड बी क्रिएटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? स्पीडी ट्रायल ऑफ द केसेस। ठीक, तो ये हो जाएगा ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। नाउ यदि हम लोग स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात करें, ये तो हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे याद रहेगा, एक होगा रिहैब एंड रिसेटलमेंट कमेटी, दूसरा होगा स्टैंडिंग रिहैब एंड रिसेटलमेंट कमेटी और तीसरा होगा ट्रिब्यूनल। अब थोड़ा स्टेट लेवल पे हम लोग स्टेट लेवल इस लेवल पे हम लोग देखें कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म स्टेट लेवल पे कौन है? दैट इज कॉल्ड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। स्टेट लेवल पे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ये क्या है ना? मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पे बात करें स्टेट लेवल पे तो ये पहला लिखें कि स्टेट लेवल काउंसिल दैट इज हेडेड बाय सीएम, दैट इज कॉल्ड स्टेट लेवल काउंसिल। स्टेट लेवल काउंसिल, स्टेट लेवल काउंसिल। तो इसके हेड कौन होंगे? सीएम, चीफ मिनिस्टर। स्टेट लेवल काउंसिल दैट इज हेडेड बाय द सीएम। और स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी है ना, दैट स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। दूसरा इंस्टीट्यूट कौन है? दूसरा ऑफिस कौन है? स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी। तो इसके जो हेड होंगे वो कौन होंगे? डेवलपमेंटल कमिश्नर। इसका नाम याद रखेंगे, डेवलपमेंटल कमिश्नर। डेवलपमेंटल कमिश्नर, डेवलपमेंटल कमिश्नर। तो स्टेट लेवल पे यही दो याद रखना है। पहला स्टेट लेवल काउंसिल हेडेड बाय सीएम, दूसरा स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी डेवलपमेंटल कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। साथ ही साथ एक और लास्ट पॉइंट है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है उसको पब्लिक डोमेन पे रखना है और उसके लिए एक नोडल ऑफिस होगा। कौन होगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स। दिस वुड बी द नोडल ऑफिस। किसके लिए? तो इसके लिए एक अलग पेज ले लेते हैं हम लोग। देयर इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ओके, सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए क्या होगा ना? इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्यों चाहिए? फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी चाहिए, फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी चाहिए, फॉर द सेक ऑफ आंसरेबिलिटी चाहिए, फॉर द सेक ऑफ गुड गवर्नेंस चाहिए। तो देयर शैल बी इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सो इंफॉर्मेशन शेयरिंग कौन करेगा ना? ऑल द इंफॉर्मेशन डेटा जो बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल है ना, या फिर वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। इसके लिए कौन होगा? नोडल ऑफिसर, नोडल एजेंसी। और ये काम कौन करेगा? देयर इज द डिपार्टमेंट ऑफ व्हाट? देयर इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स।
लैंड रिफॉर्म्स है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो ये नोडल एजेंसी की तरह रोल प्ले करेगी कि जितने भी इंफॉर्मेशन है ना, कोई सिक्रेसी वाला तो काम है नहीं, ऑल द इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल इन द डोमेन ऑफ पीपल। तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम कौन करेगी? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड द लैंड रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। ठीक, तो ये रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट पॉलिसी का पूरा स्ट्रक्चर है, इस तरह से होगा। ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखना है, क्या क्या मैकेनिज्म्स है वो ध्यान रखना है, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो ध्यान रखना है, अलग अलग रोल्स है वो मैंने बता दिया है ना। सो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्रूशियल टॉपिक है, छोटा सा पूछ सकता है आपसे, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये पॉलिसी 2008 के अकॉर्डिंग है, सारे प्रोविजंस हैं, ये भी याद रखेंगे, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग का टारगेट ये था कि हम लोग आज रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट पॉलिसी को कवर करेंगे, तो उसको कर लिया। झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी काफ़ी बड़ी थी, उसको कॉम्प्रिहेंसिवली किया है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होगा तो उसका एक शॉर्ट एंड सोफिस्टिकेटेड वीडियोज हम लोग लाएंगे, जिसमें फटाफट ऑब्जेक्टिव, ईयर ऑफ लॉन्चिंग या छोटी छोटी बातें करके हम लोग बाहर आगे निकलेंगे। पीटी के लिए बहुत डेप्थ में नहीं चाहिए, ये सारा चीज़ें मेंस में भी हेल्प करेगा आप लोग को, राइट। तो आज के क्लास का ऑब्जेक्टिव यही था, ठीक है। तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।